मैनिफेस्टेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आप सोचोगे ना, जैसा आप सोचोगे, आप पक्की बात मान के चलो कि आप वैसे बन जाओगे। दूसरा इन्होंने कहा है ग्रेटिट्यूड। भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसमें अगर आप भगवान का शुक्राना करते रहोगे, आप देखना आपको कितनी बरकत पड़ेगी, कितनी बरकत पड़ेगी। ये दो चीज़ें मैं चलो बाद में रिपीट भी कर दूंगा इन बातों को। देखिए, मैंने अपना जो एजुकेशन का कैरियर है, मैंने 1976 से हिंदू कॉलेज से मैंने बीएससी जनरल किया था, बीएससी जनरल ग्रुप बी। कोई पता नहीं था कहाँ नौकरी करेंगे, कहाँ लगेगी, क्या होगा, कैरियर का कुछ पता नहीं था। 76 में जब मैंने बीएससी किया, बीएससी करने के बाद मैं एमएससी करना चाहता था, पर एमएससी में एडमिशन मिला नहीं, क्योंकि ऑनर्स वालों को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे को फिर उसमें एलएलबी में एडमिशन मिला। दिल्ली में सब जगह एडमिशन ख़त्म हो चुके थे, खाली एलएलबी के एडमिशन रह गए थे, तो एलएलबी में मैंने एडमिशन ले लिया। आप देखें, भगवान जो करता है ना, उसने आपके लिए इतनी अच्छी प्लानिंग की होती है, हमें पता नहीं होता। मैं सोच रहा था यार मैंने एलएलबी क्यों कर ली, पर वही एलएलबी जो है उसने आके मेरे कैरियर को जो है आगे बनाया। अगर मैं शायद एलएलबी ना करता, अगर मैं एमएससी करके बैठा होता, फिर मुझे डॉक्टरेट वगैरह करनी पड़ती, पढ़ाई का एकेडमिक कैरियर काफ़ी खिंच जाता। पर एलएलबी में जो भगवान ने मुझे एलएलबी में एडमिशन दिलवाया कैंपस क्लास सेंटर में, उसी ने आगे जाके मेरा कैरियर बनाया। जैसे ही मैंने एलएलबी की 79 में, तभी मुझे नौकरी मिल गई रेलवे में। पर मेरा मैनिफेस्टेशन, जैसे इन्होंने बताया दिव्यांगना ने, मैनिफेस्टेशन मेरा हमेशा होता था कि मैं बड़ा सीनियर आईपीएस अफसर बनूंगा और मैंने बहुत बड़ी नौकरी करनी है। तो वो मेरा चल रहा था। तो जैसे ही एलएलबी किया, मेरा रेलवे में नौकरी लगी। तो रेलवे में नौकरी मैंने कोई वो नौकरी मुझे पसंद नहीं आई, तो 1 साल तक मैंने रेलवे में नौकरी की। जैसे आजकल है ना, आजकल मैं सुनता हूँ कि नौकरी बड़ी मुश्किल से लगती है। उस टाइम पे भी लोग यही कहते थे कि नौकरी बड़ी मुश्किल से लगती है, पर उस मामले में मैं लकी था कि नौकरी एकदम लग गई। जैसे एलएलबी किया, नौकरी लग गई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार रेलवे की नौकरी कर रहा हूँ, उसमें ऑल ओवर इंडिया में जो है कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो कोई ऐसी नौकरी करें कि जिसमें कि आपको दिल्ली में ही आपका जो एरिया है, वर्क एरिया जो है आपका दिल्ली में रहे। तिहाड़ जेल में वैकेंसी निकली, तिहाड़ जेल में एएसपी की वैकेंसी निकली, तो मैंने अप्लाई कर दिया। जब मैंने अप्लाई किया तो मैं बड़ा एक पतला सा लगता था, उस टाइम बहुत पतला था मैं तो परेशान हो गया था। मेरा 56 किलो से ज़्यादा वेट बढ़ता ही नहीं था। मैं बहुत परेशान रहता था कि मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, बड़े तरीके की कि वेट बढ़े। अब जब मेरा जेल में जब एएसपी का सिलेक्शन हुआ, तो सबसे पहले मुझे एसपी ने ये कहा, क्या लगा यार तुमसे तो कोई कैदी डरेगा नहीं यहाँ पे, आर यू श्योर कि आप यहाँ पे नौकरी करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ पे नौकरी करना चाहता हूँ। तो जैसे तैसे करके मैंने वहाँ नौकरी शुरू की। जो पुलिस की या जेल की ये नौकरी होती है, इनको एक तरह की होती है जैसे मार्शल कास्ट होती है ना, हमारे यहाँ जाट हो गए, गुजर हो गए, राजपूत हो गए, उनकी मोनोपोली होती थी। उनको ये होता था कि हम तो ये जेल की नौकरी कर सकते हैं, ये गुप्ता है, ये कहाँ से जेल की नौकरी करेगा। तो मैंने कहा नहीं बेटे, करेगा तो ज़रूर और अच्छे तरीके से करेगा। तो हमारे घर में एक मेरा जो नेगेटिव पॉइंट था, एक ये भी था कि हमारे घर में हमेशा जो है आर्य समाजी फैमिली थी। तो आर्य समाजी फैमिली में होता है कि अगर आप झूठ बोलते हो, आपके संस्कार ही ऐसे होते हैं कि अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको बहुत डांट पड़ती है। तो झूठ बोलने की अपने को आदत नहीं थी, हमेशा भगवान का नाम जो शुक्राना और जो ये होता है ये करते रहना। खैर जेल की नौकरी में आया। अब मुझे था कि मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। मैंने लोगों को बताना था कि इस्टेब्लिश करना और ईमानदारी से इस्टेब्लिश करना है। कोई मैंने मार धाड़ करके इस्टेब्लिश नहीं करना। मैंने जो इस्टेब्लिश करना है सच बोल के, मेहनत करके, और जो भी मेरी नॉलेज है जो इनका प्रिजनर्स की वेलफेयर करके मैंने इस्टेब्लिश अपने आप को करना है। जो ये प्रिजनर थे, सबसे बड़ी बात ये जेल में क्यों होते थे, क्योंकि इनके पास वकील नहीं होता था। वकील अगर होता भी था, उस टाइम पे लीगल एड सर्विसेज भी इतनी नहीं थी, तो वकील अगर होता भी नहीं था तो वो पैसे वगैरह मांगता रहता था, पैसे इनको नहीं मिलते थे तो वो उसे जेल में आ जाते थे। तो मैंने सबसे पहला काम जो किया जेल में आके, तिहाड़ जेल में आके, उस टाइम पे खाली तिहाड़ जेल होती थी। आज जैसे मैंने बताया आपको 16 जेलें हैं, उस टाइम पे खाली एक ही जेल होती थी, तिहाड़ जेल। और बाद में उसका ट्राइफर्केशन हुआ, 3 जेलें बनाई, उसके बाद जो है अब 9 जेलें हैं वहाँ पे। सबसे पहला काम मैंने 1983 में मैंने किया, वहाँ पे एक लीगल एड सेल बनाई। अब लीगल एड सेल समझते हैं? लीगल एड सेल बनाई जो कि प्रिजनर्स को ये बताती थी, जैसे प्रिजनर जो है जेल में आ गया, उसको ये नहीं पता होता था किस केस में वो जेल में आया है, कितनी उसको सजा हो सकती है, क्या इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता था। सबसे पहला मैंने काम जो किया 83 में लीगल एड सेल बनाई।
लोग कहते हैं यार तू लीगल एड सेल क्यों बना रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लीगल एड का जो मतलब होता था वो होता था सिविल मुकदमों के लिए। सिविल केस होते तब लीगल एड सेल होती थी, पर बाहर होती थी सिविल केसेस के लिए। पहली बार किसी जेल में लीगल एड सेल बनी क्रिमिनल केसेस के लिए, तो 83 में बनी, और उसमें 3 एडवोकेट जो है बाहर से आए, तो वो प्रिजनर्स को बताते थे कि आप किस केस में आए हो, कितनी देर आपको कितनी सजा हो सकती है, सब कुछ ये जो है उसमें वो था, वो बताता था। तो उसका इतना अच्छा असर पड़ा कि जो हमारे यहाँ इतनी जो पॉपुलेशन जो इतनी जेल में ये पॉपुलेशन जो इनकी थी, जो पिछड़ी बस्तियों से आई हुई थी, तो लीगल एड सेल से करते करते करीब करीब 10% पॉपुलेशन हमारी जो है कम हो गई। क्योंकि जब उनको वकील मिल रहा था, वकील उनका केस जो है कोर्ट में कर रहा था, तो उनको काफ़ी एक अच्छा वो हुआ। जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, मैं सुप्रीम जेल था, सुप्रीम जेल के 3 फंक्शन होते हैं। पहला काम होता है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर्स। सेफ एंड सिक्योर कस्टडी क्या हो गई कि कोई प्रिजनर जेल से भागे नहीं, कोई प्रिजनर आपस में लड़ाई ना करें। लड़ाई झगड़ा आप सुनते रहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं प्रिजनर्स, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई प्रिजनर जेल से भागे ना। ये सबसे पहला मैंडेट होता है जेल सुप्रीम के लिए, या जेलर कह लो या जेल सुप्रीम कह लो। दूसरा मैंडेट होता है कि आपने उनको जो खाना और जो आपने उसको खाना और जो और सुविधाएं देनी है, वो आपने एक मिडिल क्लास इनकम का जो है बंदा बाहर खाता है, वो चीज़ आपने उसको जेल के अंदर देनी है। ये दूसरा मैंडेट है जेल सुप्रीम के लिए। और तीसरा मैंडेट है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिजनर इनटू द सोसाइटी। ये बहुत बड़ा मैंडेट है, बहुत बड़ा मैंडेट है। पहला मैंडेट तो हम कर लेते थे सेफ एंड सिक्योर कस्टडी वाला, वो तो हम ऐसे कर लेते थे कि कोई प्रिजनर भागेगा नहीं, दीवारें इतनी बड़ी बड़ी हैं, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह है आपके पास, तो हमें पता होता था कोई भागेगा नहीं, तो उसमें एकदम सेफ है। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, वाला मैंडेट आपको बताया है, जो मैंने 3 मैंडेट बताए हैं। पहला मैंडेट हो गया सेफ एंड सिक्योर कस्टडी, वो तो हम जैसे तैसे करके पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जेल सुप्रीम के ऊपर जो है तगड़ा एक्शन हो जाता है, कोर्ट एक्शन ले लेती है, गवर्नमेंट एक्शन ले लेती है। दूसरा जो खाने वाला है, आपने मिडिल क्लास जो घर में खाना खाते हैं वो खाना देना है, उसमें पहले बड़ी पिलफरेज होती थी, बहुत पिलफरेज होती थी। लोग ऐसी ऐसी जगह से वो सब्जी दालें वगैरह खरीदते थे जो कि खाने लायक नहीं होती थी। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन था जेल में आने के बाद, मेरा कंट्रीब्यूशन ये था कि जो चीज़ हम खरीदेंगे हम गवर्नमेंट स्टोर से खरीदेंगे। जैसे आजकल जो सब्जी आ रही है मदर डेयरी से आती हैं, जितनी सब्जी दालें आती हैं सब मदर डेयरी से आती हैं। इवन हम भी अब देखते हैं कि जो मिडिल क्लास का बंदा है, कई बार वो जो उसके पैसे होते हैं उसको वो स्पेंड नहीं कर पाता, और हमारे यहाँ सारा जो सामान आता है प्रिजनर के लिए सारा जो है मदर डेयरी से आता है। तीसरा जो मैंडेट है रिफॉर्म, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन। रिफॉर्म का मतलब ये है, रिफॉर्म एक बहुत एक आप लगाएं बड़ी आसान फिलॉसफी है। हम लोग कहते हैं कि नहीं ये प्रिजनर है जेल में चला गया, रिफॉर्म नहीं हो सकता, पर मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी बंदा जो है बहुत आराम से रिफॉर्म हो सकता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत आराम से रिफॉर्म हो सकता है। देखिए रिफॉर्म के लिए क्या टूल होते हैं। रिफॉर्म के लिए हमने कोई स्टाफ डिप्लॉय नहीं किया हुआ, ये हमने ही शुरू किया था रिफॉर्म का। ये जब मैडम किरण बेदी थी, तो मैडम किरण बेदी के टाइम पे 93 से 96 मैं डीएसपी था उस टाइम पे, और मैडम किरण बेदी जो है आईजी थी। हमने कहा रिफॉर्म प्रोसेस कैसे शुरू करें। हमने क्या किया, जितने हमारे आसपास से मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, चर्चिस थी, मस्जिद थी, उनको हमने कहा कि आप जेल में आना शुरू करो और मोरल टीचिंग की क्लासेस जो है प्रिजनर्स को दो। तो बड़ा ही अच्छा हो गया जब ये सारे लोग पंडित, पादरी और सारे लोग जेल में आ रहे हैं और मोरल टीचिंग की क्लासेस दे रहे हैं। तो एक तो जो है हमारा जो आपस में कम्युनिटी लिविंग बहुत अच्छी हो रही थी, कोई हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा था। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो भी बंदा जेल में आके प्रिजनर्स की सेवा करता है, क्योंकि उस टाइम पे शायद यही होता होगा कि बड़े बेकसूर लोगों को जेल में डाला जाता होगा, तो बाइबल में भी ये लिखा है कि अगर जो जेल में आके हम मुझसे मिलता है उनको मैं मिलता हूँ, मतलब उनको भगवान मिलता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जेल में जितने भी आपके एनजीओ होते हैं, क्रिश्चियन एनजीओ सबसे ज़्यादा होते हैं। जब ये लोग आने लगे जेल में आके अपनी इन्होंने काउंसलिंग वगैरह शुरू की, पंडित आए, गुरुद्वारे के ग्रंथी आए, इधर मस्जिद वगैरह से वो इनके लोग आए, तो जब इन्होंने क्लासेस लेनी, मतलब आप देखें रिफॉर्म्स को कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो है पर बड़ी आसान वो है। तो जैसे ही उन्होंने अपने लेक्चर देने शुरू किए, हमारे कई सारे प्रिजनर्स ये कहते थे कि अगर ये चीज़ हमने पहले सुन ली होती, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोअर इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, तो जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, इतने उनको सरमन्स वगैरह सुनने के लिए नहीं मिलते,
तो बहुत लोगों ने कहा कि अगर ये चीज़ हमने सुन ली होती पहले, तो रिफॉर्मेशन का काम है। रिफॉर्मेशन का काम मैंने आपको बताया कि हमने कैसे शुरू किया, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। रिफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया, मंदिर के जो है पंडित वगैरह, ये मौलवी वगैरह आए, इन्होंने शुरू किया। दूसरा हमने काम क्या शुरू किया कि जो मेडिटेशन है ना, जैसे आपने आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन का नाम सुना होगा, विपासना मेडिटेशन का नाम सुना होगा, सहज योग, राजयोग, कुंडलिनी जागना, जितनी मेडिटेशन है इनको हमने इनवाइट किया कि आप जेल पे आओ और आके यहाँ पे मेडिटेशन के प्रोग्राम करवाओ। आज की तारीख में बिना सरकार का कोई पैसा खर्च किए हुए ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लगा हमारे यहाँ परमानेंट सेंटर बने हुए हैं, जितनी मैंने मेडिटेशन के नाम लिए, इसके अलावा और भी कई मेडिटेशन अब जुड़ गई होंगी, इनके परमानेंट सेंटर बने हुए हैं और 100% इनकी जो है ना सक्सेस रेट है। मैं आपको बताऊं, एक नॉर्वेजियन प्रिजनर था, वो जब आया तो वो जब इंडिया की हमारे तिहाड़ जेल में आया तो इंडियंस को बहुत गालियाँ निकालता था, बहुत गालियाँ निकालता था। तो हम लोग परेशान थे, अंग्रेजी बोलता था, हमारे यहाँ हिंदी का वो था, तो आपस में कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी काफ़ी कुछ जो है झगड़ा होता था। तो हमने कहा एक अच्छा काम करते हैं कि उसको मेडिटेशन में डाल दो। उसको हमने विपसना की मेडिटेशन उस टाइम पे चल रही थी, वो कहते हैं सांस के ऊपर ध्यान दो, विपासना मेडिटेशन में उसको हमने जो है डाल, उसमें ज़बरदस्ती उसको करके हमने कहा तू अटेंड कर। वो इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी उनके कोर्सेज होते हैं, तो उसने इंग्लिश वाला कोर्स जो है वो ज्वाइन किया। उसका देखो विपासना मेडिटेशन का इतना असर हुआ, वो जेल में जो आया था उसके ऊपर चार्ज लगाया था कि वो 1 किलोग्राम स्मैक जो है जेल में लेके आया। 1 किलोग्राम स्मैक जो है यहाँ से एयरपोर्ट से नॉर्वे में ले जा रहा था। तो उसने जैसे मेडिटेशन की उसने कहा कि कोर्ट को एप्लीकेशन लिखी कि मैं अपना क्राइम जो है एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा कि क्यों क्राइम एक्सेप्ट करना चाहते भाई, 1 साल हो गया है, 1 साल से तुम कह रहे हो कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, एकदम तेरे में क्या ऐसी बात आ गई। उन्होंने सोचा शायद जेल वालों ने इसको कहा है कि जाके अपना क्राइम जो है एक्सेप्ट कर ले। उसने कहा नहीं, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब उसने ये मेडिटेशन के कोर्स को उसने जब कहा तो जज ने इंक्वायरी बिठा दी कि 1 किलो स्मैक जो है इसकी कहाँ चली गई, वो आप देखो, उसको कैद दे दी। तो जब वो आया जेल पे उसने कहा इवन दो आई एम मेंटली आई एम फिजिकली इनकार्सरेटेड बट मेंटली आई एम लिबरेटेड। मतलब मेंटली मैं बिल्कुल साफ हूँ, मेरे को कोई कैद नहीं है, क्योंकि मैंने जो मेडिटेशन की है उससे पता लग गया कि अगर मैं जितना झूठ बोलूँगा, जितना क्राइम करूँगा, मैं अपने पाप कमाऊँगा और अगले जन्म में भी जो है मुझे जो है इसका खमियाजा देना पड़ेगा, इसलिए इसी जन्म में जो अपने पाप काट लो। और उसने अपना ये किया। तो इसका बहुत शोर मचा, इवन नॉर्वे में खबरें छपी कि एक जो शैतान था वो साधु बन गया जेल में आके। तो ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं कि जो मेडिटेशन ने, और मेडिटेशन हमारा सबसे बड़ा टूल है जेल में सुधारने का। इसके बाद है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, आप किसी को काम धंधा सिखाएंगे तो पक्की बात है वो जो है आगे जब उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि वो ये काम धंधा कर सकता है, तो आगे जाके वो क्राइम नहीं करेगा। तो ये 3 चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट करते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो प्रिजनर छूट रहे होते हैं उनका हम एक बायोडाटा बना लेते हैं कि क्या क्या काम कर सकते हैं, और फिर हम बड़ी बड़ी कंपनी है उनको हम कॉन्टैक्ट करते हैं कि इनका ये बायोडाटा है, आप क्या इनको नौकरी दे सकते हो। तो बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है इनको नौकरी मिल जाती है, और हज़ारों लोगों को हम लोग जो है जॉब दिलवा चुके हैं इस कैंपस प्लेसमेंट के जरिए। ठीक है, अब देखें आपको और मज़ेदार बात बताता हूँ। जेल में क्या है, जेल के बारे में बड़े भ्रम है, बहुत भ्रम है। पहला भ्रम क्या है कि जेल की, अगर आपने जेल का खाना खा लिया तो आपके जो, अगर आपके ऊपर कोई ऐसे कष्टदायक समय आने वाला है तो समय जो है आपका टल जाएगा। अगर आपका गंदा समय आने वाला है तो गंदा समय आपका टल जाएगा अगर आपने जेल का खाना खा लिया। जेल की मिट्टी, फांसी के तख्ते की लकड़ी होती है। अगर बच्चा रात को डरता है तो फांसी के तख्ते की जो लकड़ी होती है उसकी ताबीज़ बना के उसके तकिए के नीचे रखते हैं। जेल के खाने के तो बहुत ज़्यादा, इवन हाई कोर्ट के जजेस तक मेरे को आते थे कि आप जेल का खाना जो है भिजवा दो। तो हमने उस समस्या को निपटाने के लिए क्या किया कि एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया। एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया बिल्कुल जेल रोड के ऊपर। अब तो जेल रोड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बन गए। तो हमने जेल का एक रेस्टोरेंट, जिसको कि जेल के कैदी जो है चलाते थे, तो उसे जो लोग हमें कहते थे कि हमें खाना भिजवा दो करो, तो उनकी ये समस्या जो है दूर होगी। उसके बाद एक और देखें क्या था, एक लाल किताब करके किताब आती है, उसमें पता नहीं कैसे कैसे वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि जेल की मिट्टी, जेल का पानी, फांसी के तख्ते की लकड़ी, इनके टोटके लिखे हुए हैं कि इससे जो है ये सब चीज़ बुरे ग्रह आए होते हैं तो वो टल जाते हैं। एक और देखें, एक मिसकंसेप्शन थी हमारे जेल में, हर
उस पर जो है हर साल जो है करीब करीब 15 के करीब डिलीवरी होती थी। 15 डिलीवरी का मतलब ये है कि प्रेग्नेंट आती थी औरतें बाहर से, तो आके वो जेल में प्रेगनेंसी उसकी हो जाती थी, उसके बाद वो निकल जाते थे। तो अचानक हमने देखा 1999 की बात है ये कि 15 से हमारे यहाँ 45 हो गया था। हमने कहा ये 15 से 45 कैसे हो गया कि औरतें आ रही हैं, 6 महीने का पेट है और आके सारी हम केयर वगैरह कर रहे हैं और जैसे ही बच्चा हो गया उसके 3-4 महीने के बाद वो बेल करवा के निकल जाते थे। तो जब हमने इसका स्टडी किया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नेचुरली हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसका कंस्ट्रेंट पड़ रहा था, तो हमें पता लगा कि लोगों में ये गलत फहमी है कि जेल में अगर बच्चा होगा तो लड़का पैदा होगा। तो 45 डिलीवरी एक उसमें हो रही थी साल में। तो फिर मैं जेल का प्रेस ऑफिसर भी साथ में था, फिर मैंने प्रेस में स्टेटमेंट दी कि ये बिल्कुल भ्रांति है कि जेल में अगर पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा, क्योंकि वो कहते हैं भगवान कृष्ण भी जो है जेल में पैदा हुए थे। तो हाँ, तो वो फिर मैंने अखबार में वो दिया। हमने कितनी मेहनत की अखबारों में ये चीज़ लगातार देते रहे, तब जाके हमारा जो 15-20 का था हमारा एवरेज, उसके ऊपर आके एवरेज जो है ठहरा। इसके बाद जैसे अपना देवांगना जी ने बताया, देखिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मैनिफेस्टेशन जो हमेशा ऊपर करो, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप अपने आप को एस्टिमेट करो, बेशक इतना ओवर एस्टिमेट मत करो, पर इतना एस्टिमेट करो जो कि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो। मेरी मदर कहती थी कि भगवान ख्याल उसी के मन में देता है, उसी आदमी के मन में देता है कि जो कर सकता है। इसका मतलब आप कोई आपके मन में ख्याल आ रहा है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो आप मैनिफेस्टेशन करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड। आप शुक्राना करो। आप ये देखो, आप ये कहो कि देखो भगवान, तूने मुझे कितनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है, कितने अच्छे माँ बाप दिए हैं, मैं चल पा रहा हूँ, कितनी अच्छी फैमिली दी है। ऐसे तो करोड़ों में एक फैमिली है जो इतना मुझे प्यार करते हैं। हर एक चीज़ का आप शुक्राना करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक छोटी सी चीज़ जो है ना आपकी लाइफ में वंडर्स क्रिएट